हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं लिपिड्स। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर का फोर्थ यूनिट है। और फोर्थ यूनिट से रिलेटेड मैंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह बता दिया है। प्रोटीन पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा लिपिड्स भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए देखते हैं आज हम लिपिड्स। और जो बच्चे हमारे आपके चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करेंगे, साथ ही दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो, है ना। तो फिर लिपिड्स के बारे में क्या देखेंगे, सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे कि आखिर लिपिड्स है क्या। सेकंड देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके भौतिक गुण देखेंगे। सेकंड देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके रासायनिक गुण। फिर देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ लिपिड्स, यानी कि इसकी जो संरचना है लिपिड्स का वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, इसका वर्गीकरण। फिर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और फंक्शन ऑफ लिपिड्स, है ना, इसका जो बायोलॉजिकल महत्व है और इसका जो फंक्शन है वो हम देखने वाले हैं। तो फिर ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें से इसका स्ट्रक्चर और इसका क्लासिफिकेशन ये दोनों थोड़ा सा कठिन है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है वो बहुत ही सरल है। तो फिर चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक बार फिर कहूँगा, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे मिलते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। लिपिड्स कार्बनिक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण समूह है जो कि जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन आदि में जो है विलेय तथा गर्म एथिल एवं गर्म मेथिल में, है ना, गर्म एथिल मेथिल एल्कोहल में जो है वो पूर्ण विलेय होते हैं। ठीक है, तो फिर लिपिड्स कैसे होते हैं पता चल गया। ये जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। कार्बनिक पदार्थों का जो है एक महत्वपूर्ण समूह है जो कि जल में जो है अविलेय होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ कार्बनिक विलायकों में जो है ये विलेय होते हैं, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन आदि में जो है ये विलेय होते हैं। ठीक है, साथ ही गर्म एथिल और मेथिल एल्कोहल में जो है ये पूर्णतः विलेय होते हैं। ठीक है, तो फिर ये याद रखेंगे आप लोग। एक प्रकार से जो लिपिड है, आप लोग तेल या वसा के बारे में जानते ही होंगे, है ना। ये वसा लिपिड वसा ही है ना। आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखते हैं, ये प्लांट तथा एनिमल में, है ना, ये प्लांट एंड एनिमल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांट में लिपिड्स उनके बीज तथा फ्रूट्स में जो है पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो फिर ये जो लिपिड्स होते हैं वो कहाँ, एनिमल में भी पाए जाते हैं और साथ ही प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, है ना। तो फिर प्लांट्स के किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो फिर प्लांट्स के सीड्स और फ्रूट में, है ना, फल और बीज में जो है ये पाए जाते हैं। एनिमल में देख लेते हैं। एनिमल में लिपिड्स एडिपोज ऊतक, है ना, और अस्थि मज्जा एवं तंत्रिका ऊतकों में जो है संचित रहते हैं। तो फिर जीवों में, है ना, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनमें जो है एपिडोज ऊतकों में, अस्थि मज्जा में एवं तंत्रिका ऊतकों में जो है ये लिपिड्स पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स में फ्रूट और बीज में, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। सेकंड देखते हैं लिपिड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये जल में अविलेय परंतु कुछ कार्बनिक विलायकों में विलेय है, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि में। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, है ना, तो फिर ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाएगा। आगे देखते हैं, इनका अपेक्षिक घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो फिर इनका जो घनत्व है, अपेक्षिक घनत्व, वो जल से कम होता है। आगे देखते हैं, साधारण ताप पर ये द्रव अवस्था अथवा ठोस रूप में होते हैं। जैसे कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा या साधारण रहेगा, तब जो है ये द्रव अवस्था या फिर ठोस अवस्था में जो है ये पाए जाएंगे। आगे देखते हैं लिपिड के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। तो फिर पहला देखते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। अति तप्त वाष्प के द्वारा जल अपघटन होने पर ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। यह क्रिया लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो फिर हम लिपिड्स का जो है जल अपघटन करते हैं, है ना, तब हमें क्या प्राप्त होता है, डाइग्लिसराइड प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या प्राप्त होता है, फिर उसके बाद फिर अगर हम उसका जल अपघटन करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, हमें मोनोग्लिसराइड प्राप्त होता है। फिर इसका जल अपघटन करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ो। अति तप्त वाष्प के द्वारा
जल अपघटन होने पर ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि अंत में क्या प्राप्त होगा हमें, वसीय अम्ल और फैटी एसिड, है ना। तो फिर देखो ग्लिसरॉल हमें प्राप्त हो गया। तो फिर ट्राइग्लिसराइड लिखना, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, यानी कि जल अपघटन कराएंगे, तब जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो 3 RCOOH से बना होता है ना। तो फिर एक एक बार में जो है ये कम होता जाएगा, तब लास्ट में क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा, है ना। तो फिर ट्राइग्लिसराइड का जो है लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन किए, तो फिर ये एक RCOOH जो है हटेगा, तब ये क्या बनेगा, डाइग्लिसराइड बनेगा। इसके बाद फिर इसका जल अपघटन करेंगे लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो फिर इससे फिर एक RCOOH समूह हट जाएगा, तब ये क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड बनाएगा। इसके पश्चात फिर इसका जल अपघटन कराएंगे लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो फिर एक RCOOH समूह पुनः चला जाएगा, तब क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा या फिर फैटी एसिड, है ना। तो फिर ये लिखा है जल अपघटन के पश्चात ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड जो है प्राप्त होते हैं। तो फिर ये इसका केमिकल नेचर है। आगे देखते हैं अब। फिर है साबुनीकरण। वसा के जल अपघटन के फलस्वरूप बने वसीय अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं। अभी जो हमने जल अपघटन किया, फिर उसके बाद जो फैटी एसिड या जो भी बना है ना, वसा के जल अपघटन के फलस्वरूप बने वसीय अम्ल फैटी एसिड क्षार के साथ जब क्रिया करते हैं ना, क्षार के साथ जब वो क्रिया कर लेगा, तब क्या बनाएगा, साबुन का निर्माण करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ट्राइग्लिसराइड हमने ले लिया। ट्राइग्लिसराइड उसमें जो है 3 COOR समूह जो है रहेगा, है ना। तो फिर इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है उसके साथ हम क्रिया करेंगे, तब ये क्या बना लेगा, ग्लिसरॉल सोप बना लेगा, है ना। ये जो है ग्लिसरॉल सोप है, और ये जो 3R और COONA जो है वो अलग हो जाएगा, और ये जो है वो हमें ग्लिसरॉल सोप जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये ट्राइग्लिसराइड किस प्रकार से लिखते हैं, इसका सूत्र जो है आप लोग देख लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिलाएंगे, तब ये तीनों R जो है वो हट जाएंगे, साथ ही ये तीनों COO समूह भी जो है वो यहाँ से हट जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए 3RCOONA, यानी कि ये जो 3 COO और ये R है ना, ये तीनों COOR जो है वो अलग हो जाएंगे, साथ ही यहाँ का जो ये सोडियम है, 3 सोडियम, वो भी जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएंगे। तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लिसरॉल सोप हमें प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हाइड्रोजनीकरण, जो कि बहुत ही मुझे सरल लगा। हाइड्रोजनीकरण से क्या समझते हो, चलिए देखते हैं। असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित वसा असंतृप्त वसीय अम्लों से, है ना, जो कि असंतृप्त वसीय अम्ल हैं, उनसे निर्मित वसा को जो है असंतृप्त वसा जो है हम कहेंगे, ठीक है। अब जो असंतृप्त वसीय अम्ल है उनसे जो वसा प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त वसा ही कहेंगे, है ना। तो फिर असंतृप्त वसा कहते हैं। ये मुख्यतः तेलों में पाई जाती है। असंतृप्त वसा में निकल की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित करने पर ये संतृप्त वसा में बदल जाते हैं, जो ठोस रूप में प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजनीकरण यानी कि इसमें हाइड्रोजन को मिला देंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, असंतृप्त वसा में निकल की उपस्थिति में H2 गैस जब हम प्रवाहित करेंगे, तब ये जो असंतृप्त वसा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, संतृप्त वसा में जो है परिवर्तित हो जाएगा, जो कि ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो फिर ये लिखा है हाइड्रोजनीकरण के बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। फोर्थ देखते हैं लिपिड की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ लिपिड्स। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कठिन है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो, तो फिर आप ध्यान से देखेंगे। लिपिड फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, यानी कि फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाएंगे, एस्टर्स बनाएंगे, है ना। तो फिर वही लिखा है, जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, अर्थात ग्लिसरॉइड होते हैं। लिपिड वसीय अम्लों के 3 अणु तथा ग्लिसरॉल के 1 अणु के संयोजन से निर्मित होते हैं। वसीय अम्ल के 3 अणु एक समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जो वसीय हमें ये पता चल गया कि जो लिपिड है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितनी कितनी मात्रा में मिलाना है ना, वो हमें यहाँ पता चलता है। यहाँ क्या लिखा है, लिपिड है ना, लिपिड जो है वो वसीय अम्लों के 3 अणु यानी कि 3 वसीय अम्ल और 1 जब ग्लिसरॉल मिलेगा, तब उसके संयोजन से क्या बनेगा, लिपिड बनेगा, ठीक है। अब ये जो वसीय अम्ल के 3 अणु ले रहे हैं वो एक समान भी हो सकते हैं या फिर भिन्न भी हो सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं आगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इतना में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आगे देखते हैं। लिपिड के निर्माण के समय प्रत्येक वसीय अम्ल का COOH समूह यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह ग्लिसरॉल के एल्कोहल समूह के साथ क्रिया करके
एस्टर बंध बनाता है। इस प्रकार लिपिड के एक अणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पे लिखा है लिपिड के निर्माण के समय जो है वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड का जो है कार्बोक्सिलिक समूह जो है ग्लिसरॉल के एल्कोहल समूह से क्रिया करके क्या बनाएगा, एस्टर बंध बनाएगा, जिसके कारण जो है लिपिड के एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, इतना भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो ग्लिसरॉल का जो एल्कोहल समूह है वो वसीय अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, एस्टर बंध बना लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फैटी एसिड का सामान्य सूत्र यानी कि जो वसीय अम्ल है उसका सामान्य सूत्र है RCOOH या CH3CH2 4COOH होता है। यानी कि R की जगह में जो है हम CH3CH2 4COOH जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर R बराबर CH3CH2 4 जो कि मैंने पहले ही बताया है ना होता है। वसीय अम्लों में N की संख्या 2 से 86 है ना, 2 से 86 जो है हो सकता है। यहाँ पर जो ये 4 लिखा है ना, ये वाला 4 ये N हो सकता है, या इसकी जगह पे हम N लिख सकते हैं और N की जगह में जो है हम 2 से 86 तक है ना, यानी कि 2 से 86 जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो ग्लिसरॉल का एक समूह है ना, ग्लिसरॉल का एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु जब मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, एस्टर बंध बनाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है हम ग्लिसरॉल का जो है एक अणु ले लेते हैं, उसका एल्कोहल वाला पार्ट है यानी कि मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं और फैटी एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये दोनों जब मिलेंगे तभी क्या बनाएगा, एस्टर बनेगा, RC2H5 बनाएगा। तो फिर यही क्या है, एस्टर है ना। तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या क्या लिखा है करके। और ये इसके अलावा क्या बनाएगा, जल के अणु बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अभी हमने देखा एस्टर बनना है ना, अभी जो हमने केमिकल रिएक्शन देखा वो था एस्टर बनना। अब जो है फाइनली हम क्या देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड बनना यानी कि वसा या लिपिड बनना है ना। हमने क्या पढ़ा था कि जो वसा का निर्माण होता है वो ग्लिसरॉल के एक अणु और फैटी एसिड के 3 अणु मिलते हैं, तब जाकर के जो है वो वसा बनता है ना। तो फिर चलिए देखते हैं। चूँकि प्रत्येक प्रकार की वसा के निर्माण में वसीय अम्ल के 3 अणु तथा ग्लिसरॉल का एक अणु भाग लेता है, अर्थात इसमें ग्लिसरॉल के 3 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है ना, किसका, ग्लिसरॉल का एल्कोहल वाला पार्ट, एल्कोहल ग्रुप वसीय अम्लों के अणुओं के साथ एस्टरीकृत होते हैं। यानी कि वसीय अम्ल के COOH समूह के साथ क्या करेंगे, एस्टरीकृत होते हैं, अतः इन्हें ट्राइग्लिसराइड या वसा फैट कहते हैं। ठीक है, वसा फैट जो है कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो है 3 फैटी एसिड हैं। क्या है, 3 फैटी एसिड हैं। ठीक से देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3 है ना। उसी प्रकार ये ग्लिसरॉल का एक अणु है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो ग्लिसरॉल का एल्कोहल वाला पार्ट है वो COOH कार्बोक्सिलिक समूह से जो है वो क्रिया करेगा। तो फिर यहाँ का ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो एल्कोहल वाला पार्ट है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। आप लोग जो है यहाँ पे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, है ना। मैं समझाऊंगा करके मैं नहीं लिखा हूँ, आप जो है इस प्रकार से भी जो है बना सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर इस प्रकार से जो है ये एक दूसरे से जो है जुड़ जाएंगे, है ना, तब ये क्या बना लेगा। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों को जोड़ दिया है ना, इन दोनों को जोड़े, यहाँ पे इन दोनों को जोड़े, यहाँ पे इन दोनों को जोड़े, तो फिर क्या बन रहे हैं, H2O। देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है ना, यानी कि जल बन रहे हैं। यहाँ एक जल बना, एक जल का अणु बना, यहाँ बन रहा है H2O है ना, यहाँ भी एक जल का अणु बन रहा है, यहाँ भी एक जल का अणु बन रहा है ना। इस प्रकार से 3 जल के अणु बने, उसको जो है हमने बाहर निकाल दिया, प्लस 3H2O यानी कि 3 जल के अणु हमने बाहर कर दिया। उसके बाद सिंपली क्या करोगे, ये जो बचेगा उसको जो है इसके साथ जोड़ देना। देखो CH3 CH3 CH3, यहाँ है CH2N CH2N CH2N, तो फिर CH2N CH2N, फिर यहाँ पे COO बचा है, COO COO, उसके साथ इनको हमने जोड़ दिया, तो फिर ये हो गया CH2 CH CH2। ठीक है, बस इतना ही करना है। और यही है क्या, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यही ट्राइग्लिसराइड है, या फिर यही जो है क्या है, वसा है, फैट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर वगैरह। अब चलिए देखते हैं लिपिड्स का वर्गीकरण। ये थोड़ा सा और लेंदी है, उसके पश्चात जो है बाकी सब सरल है ना। चलिए देखते हैं लिपिड्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। लिपिड्स को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। तो फिर लिपिड्स को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, उसके
केमिकल संगठन के आधार पर, है ना। पहला है सरल या होमोलिपिड्स, सरल या होमोलिपिड्स, है ना, सिंपल और होमोलिपिड्स। अब ये होमोलिपिड्स क्या है देखते हैं। ये वसीय अम्ल व एल्कोहल के एस्टर होते हैं। क्या लिखा है, ये वसीय अम्ल और यानी कि फैटी एसिड और एल्कोहल के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, यानी कि ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर सिंपल लिपिड्स में विभक्त किया गया है। मतलब सिंपल लिपिड्स को यहाँ पे आएगा, सिंपल लिपिड्स को विभक्त किया गया है, यहाँ पे में ना करके को आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति के आधार पर ये जो सिंपल प्रोटीन है इसको और 2 भागों में बांटा गया है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है उदासीन लिपिड, है ना, न्यूट्रल लिपिड्स। ये वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। ये फैटी एसिड के एक अणु व ग्लिसरॉल के एक अणु के मिलने से बनते हैं। अब देखिए ये जो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, ये फैटी एसिड के एक अणु और ग्लिसरॉल के एक अणु से मिलने से जो है बनते हैं। फैटी एसिड के एक अणु और ग्लिसरॉल के एक अणु के मिलने से बनते हैं। ये जो है इन्हें प्राकृतिक लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक लिपिड भी कहते हैं। और इन्हें 2 प्रकारों में पुनः बांटा गया है, ऑयल और फैट, है ना। क्या, ऑयल और फैट। तो फिर पहला है ऑयल। ये सामान्य टेम्परेचर पर जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला लिपिड है। इसका गलनांक जो है वो कम होता है। फिर सेकंड है फैट यानी कि वसा। ये ग्लिसरॉल युक्त वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। उसके बाद सेकंड 2 पार्ट में बांटा गया है सरल लिपिड को, है ना। पहला है हमने देख लिया। अब सेकंड पढ़ते हैं मोम, जिसे हम वैक्स के नाम से जानते हैं। मोम जल में अम्लीय एवं वातावरणीय ऑक्सीकारकों के प्रति प्रतिरोधी होता है तथा ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो फिर मोम के बारे में इतना सा लिख देना है। सरल प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा भी लिखोगे तो भी चलेगा, उसके अंतर्गत ये दोनों को भी लिख देना, है ना। अब चलिए देखते हैं आगे, संयुक्त या हेट्रोलिपिड्स। अब हमने सरल में क्या देखा था, वो केवल किससे मिलकर के बना था, वसा और ग्लिसरॉल से, है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। अब ये जो संयुक्त या हेट्रोलिपिड्स हैं ये किससे किससे मिलकर के बने होंगे, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और इसके अलावा अन्य समूह भी जो है इसमें मिले होंगे, तब जो है उस लिपिड्स को हम क्या कहेंगे, संयुक्त लिपिड्स जो है हम कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। वसीय अम्लों व एल्कोहल के साथ साथ कुछ अन्य समूहों की उपस्थिति वाले लिपिड्स को संयुक्त लिपिड्स जो है कहते हैं। जैसे कि फास्फो समूह है तो फिर उसको क्या कहेंगे, फास्फोलिपिड, है ना। अगर सल्फो समूह है तो फिर क्या कहेंगे, सल्फोलिपिड्स। इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, है ना। सल्फर है तो फिर सल्फोलिपिड, फास्फोरस है तो फिर फास्फोलिपिड, और प्रोटीन समूह है तो फिर प्रोटियोलिपिड, या फिर कार्बोहाइड्रेट है तो फिर ग्लाइकोलिपिड। ये सब जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत सारा नोट्स बनाओ तो फिर हाथ जो है वो दुखने लगता है ना। तो फिर आप लोग जो है लिख करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लोग ऐड कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लिपिड है व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड मतलब क्या समझते हो, जिसको उत्पन्न किया जाए, है ना। ऐसे लिपिड जो सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाते हैं। यानी कि जो सरल लिपिड्स हैं और संयुक्त लिपिड्स हैं उनको जल अपघटन करने से जो है हम व्युत्पन्न लिपिड प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा व्युत्पन्न लिपिड। आई होप जो लिपिड्स है उसका वर्गीकरण आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं लिपिड्स का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और फंक्शन, है ना। मैं थोड़ा सा टॉपिक बस बता रहा हूँ, उसके अंतर्गत जो है आपको कुछ कुछ लिखना है। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको लिखना है संरचनात्मक घटक, है ना। तो फिर हम जीवों के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है ना, अर्धपारगम या झिल्लियाँ, वो किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। तो फिर संरचनात्मक संगठन में भी जो है लिपिड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये थोड़ा बहुत जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। फिर है ऊर्जा के स्रोत में जो लिपिड या वसा होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। इनका उच्च कैलोरी मान होता है। ठीक है, तो फिर ये कुछ जो है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यह ऊर्जा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है। जो लिपिड के द्वारा या वसा के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में जो है काम आता है। तो फिर थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। आगे देखते हैं संचित भोजन के रूप में। तो फिर जीवों में संचित भोजन किसके किसके रूप में होता है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। जैसे कि लिपिड एवं वसा जल में अविलेय होते हैं, अतः उच्च वर्गीय पौधों एवं
जंतुओं में अतिरिक्त भोजन के रूप में जो है संचित रहते हैं, जैसे कि जीवों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है ना। आगे देखते हैं सुरक्षा परत के रूप में। तो फिर सुरक्षा परत, अभी इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे जो है किसी की सुरक्षा हो, है ना। तो फिर सुरक्षा परत के रूप में भी, जैसे कि कुछ पौधों में जो है मोम पाया जाता है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, प्लांट्स की जो है वो रक्षा करते हैं। पौधे के चारों ओर जो है मोम निकलता है उनकी छालों से, जिससे जो है प्लांट की रक्षा होता है ना। तो फिर सुरक्षा परत के रूप में भी जो है लिपिड का कार्य है या उसका महत्व है, ठीक है। फिर है ऊष्मारोधक के रूप में। ऊष्मारोधक ये सभी जानते हो, ये त्वचा के नीचे एकत्रित रहकर शरीर की ऊष्मा का संचरण करते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो मोटे लोग होते हैं उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो उनकी त्वचा के नीचे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो है एकत्रित तो हो जाते हैं, जो वसा होते हैं वो, है ना। जिसके कारण जो है ऊष्मा का संचरण करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो मोटे लोग हैं उनको जो है थोड़ा कम ठंड लगता है। तो फिर ये ऊष्मारोधी के रूप में भी जो है आप लिख सकते हो। तो फिर ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आप लोगों को ये जो लिपिड है वो समझ आया होगा। और लिपिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा, है ना। आप लोगों का ही फ़ायदा होगा अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। इसके अलावा इस यूनिट से, है ना, प्रोटीन पढ़ लेना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेना, उसका जैविक महत्व देख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो केवल बॉटनी में ही नहीं है, इसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री में भी है। तो फिर हो सकता है केमिस्ट्री में आ जाए, तो फिर यहाँ नहीं आएगा तो फिर वहाँ तो आएगा ही। तो फिर दोनों तरफ से पढ़ लो, आपका ही फ़ायदा होगा, है ना। मेरा तो कुछ आ नहीं रहा ना, मेरा तो कुछ आने वाला है नहीं, कुछ जाने वाला है ना। तो फिर आप लोग कर लेंगे। साथ ही लिपिड पढ़ लोगे और कार्बोहाइड्रेट। इस यूनिट से जो है तीन टॉपिक मैं बता रहा हूँ, तीनों टॉपिक जो है आप लोग कर लोगे तो फिर इस यूनिट का जो है आप नंबर गंवाओगे नहीं, है ना। तीनों पढ़ लेना। अब चलिए, आई होप ये लिपिड जो है आपको समझ आया होगा। तो फिर थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।